नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। यूपी विधानसभा चुनावों में भगवा लहराने के बाद विधान परिषद में भी भगवे का परचम दिखा है। मंगलवार के दिन किसी का मंगल भारी रहा हो तो किसी का मंगल ही मंगल हुआ। जीत बीजेपी के खाते में आई और सपा का सुपड़ा साफ हुआ। 36 सीटों में से 9 सीटें पहले ही बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी थी और 27 सीटों के चुनाव में बीजेपी को 24 सीटों पर जीत हाथ लगी। एक सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का जलवा रहा तो वहीं 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की चांदी हुई। 40 साल में यह पहली बार हुआ है जब यूपी विधान परिषद में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। इसके पहले 1982 में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था। यूपी विधान परिषद में 100 सीटें हैं और अब बीजेपी के पास 67 एमएलसी हो चुके हैं, यानी कि बहुमत के आंकड़े से भी 16 ज्यादा। अब ऐसे में बीजेपी ने 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इतिहास रच दिया है। कई सारे सवाल जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी हो। सवाल आपको बताते हैं। भगवे का परचम, सपा का निकला दम। विकास की लहर, क्या योगी के दावों पर मोहर? कमल का कमाल, कितनों का काम तमाम। चालीस साल बाद टूटा रिकॉर्ड, परिषद में बीजेपी को 2 तिहाई पार। एमएलसी चुनाव का दंगल, बीजेपी का हुआ मंगल। हाल ही में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए, उसके बाद आज विधान परिषद चुनाव को लेकर बात करें। भगवा का परचम एक बार फिर से लहराता हुआ नजर आया है। अब ऐसे में सपा किस हाल में है, किस तरह की तस्वीरें, ये तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं, सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं और विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक रुद्र विक्रम सिंह भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख मैं करना चाहूंगी हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी का। प्रमोद जी, हाल ही में विधानसभा चुनाव के परिणाम देखे, भगवा लहराया, विधान परिषद के चुनाव देखे, 40 साल का रिकॉर्ड टूटा और पूर्ण बहुमत से बीजेपी आगे एक बार फिर से भगवा लहराया। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सपा का सुपड़ा साफ हो गया? देखिए कोमल जी, अब राजनीति की जो एक दिशा है वो मुझे लगता है 22 के बाद से तेजी से राजनीति की एक दिशा बदल रही है। और जहाँ तक विधान परिषद का और इसका चुनाव, इस बार तो जो आपने कहा कि ये 40 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं कि 33 आउट ऑफ 36 सीटों का जीतना, 3 इंडिपेंडेंट जीते हैं, जिसमें एक बनारस से जो बाहुबली हैं ब्रजेश सिंह, उनकी पत्नी अन्नपूर्णा जी जीती हैं। दूसरी जसवंत सिंह उनके आजमगढ़ से, वहाँ उनका बेटा एक निर्दलीय के रूप में जीता है। और तीसरा राजा भैया का, ये उनके अपने जो प्रभाव क्षेत्र थे निजी, जिनको कह लें, जसवंत सिंह का भी अपना एक निजी प्रभाव रहा है और ब्रजेश सिंह का तो सब लोग जानते ही हैं, और राजा भैया का भी, तो ये जीत पाए। और बाकी समाजवादी पार्टी के मतलब ये उम्मीद नहीं थी कि खाली डॉक्टर कफील को छोड़ के और किसी को जो वोट मिले हैं, अगर उनका अंतर देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त अंतर है। समाजवादी पार्टी को इतने कम वोट मिलेंगे, ये मुझे और ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है। जहाँ 40 साल की बात कह रही, तो ये इसमें भी मुझे आश्चर्य नज़र आ रहा है कि इतना वोट प्रतिशत कैसे घट गया। और जो इनके यहाँ लखनऊ और उन्नाव से जो खड़े हुए थे साजन, उनको तो शायद उनकी जमानत बची कि नहीं, उनकी तो ये भी एक स्थिति, जो कि पिछली बार वो यहाँ से जीते हुए प्रत्याशी थे। तो अगर ये स्थिति है तो मुझे लगता है कि राजनीति की एक अब दिशा बदल रही है। राजनीति के जो पैटर्न जिसको कह लीजिए, वो पैटर्न में बदलाव आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग ढंग की राजनीति, बल्कि आप ये कह लीजिए कि सीधा सीधा के जो एक मुस्लिम हिंदू
राजनीति उसको पूरी तरीके से उसको मुस्लिम राजनीति करने वालों को पूरी तरीके से किनारे उनको या नेपथ्य में कह दीजिए कि नेपथ्य में लाकर खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और हिंदुत्व की राजनीति को उन्होंने जो, जिसको आप ये भी कह सकती हैं कि कमल खिला दिया, ये भी कह सकती हैं कि भगवा लहरा दिया, तो वो पूरी तरीके से लोगों के मन में एक बात तो गहरे से बैठ कर गई है कि अब तुष्टिकरण की राजनीति के दिन अब लद गए हैं। दूसरी बात, अब की 22 के चुनाव को देखें तो जो जातिगत राजनीति का एक रहा था पिछले 3 दशकों से, वो राजनीति जो जातिगत राजनीति है उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत करीने से, बहुत रणनीतिक तौर पर उसको भी डेंट ही नहीं कमजोर भी किया है। अगर आप देखें तो पूर्वांचल में जितने छोटे छोटे कबीले राजनीतिक थे, उन कबीलों को वो खुद भी उसमें से एक मौर्य जी को खुद भी नहीं जीत पाए थे, और बाकी लोगों की भी क्या स्थिति रही वो भी आपके सबके परिणाम सामने है। तो विधानसभा में जिस ढंग से जो एक परसेप्शन बना था, जिस ढंग से दिखाई दे रहा था कि एंटी कम्बेंसी है, वो भी एकदम पूरी तरीके से एक नैरेटिव बदला। और इस में तो बिल्कुल उन्होंने लैंडस्लाइड कह दे कि लैंडस्लाइड कर दिया कि 3 इंडिपेंडेंट। हाँ, एक चीज़ ज़रूर इस चुनाव में जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सुखद है जी कि उन्होंने 33 सीटें आउट ऑफ 36 जीत ली, लेकिन बनारस जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, हाँ। वहाँ पर निर्दलीय का जीतना ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अगर हम इन चुनावों को देखें तो उम्मीद तो यही की जा रही थी कि बनारस सबसे बड़ा नाम, जहां जिस तरह से आपने कहा पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। चलिए आपके पास मैं लौटूंगी, हम चल लेते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी जी के पास। भुवन जी, आज जो परिणाम आए और विधानसभा चुनावों के जो परिणाम रहे, अभी तक तो उन्हीं परिणामों को संभाल रहे थे, लेकिन अब इन परिणामों की भी समीक्षा करना बेहद जरूरी हो गई, क्योंकि एक भी सीट ना आना एक बड़ा सवाल, और किस तरह से कार्य कर रहे हैं, बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। बात कहेंगे लेकिन अपने विपक्षी पार्टी की बात ना करें, ऐसा संभव नहीं है। आज विश्व की सबसे जो बड़ी पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी, और उसके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी, उनकी पार्टी उनके संसदीय क्षेत्र में 3रे नंबर पे है। और उनका जो कैंडिडेट है वो एक राष्ट्रीय चैनल में मेरे साथ थे, और वो ये कह रहे थे कि मुझे माफिया ने जेल से प्रभावित करके मुझे चुनाव हरा दिया। ये प्रश्न मोदी जी के लिए तो है ही है, साथ साथ योगी जी के लिए है, जो ये कहते हैं कि मेरे बुलडोजर से थर थर कांपते हैं अपराधी, थर थर कांपते हैं। और वो जो इनका कैंडिडेट है ये कह रहा है कि माफिया जेल से मुझे चुनाव हरा गया, उनकी पत्नी वहां चुनाव जीत गई। अपनी पार्टी की बात अब मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी। मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी न केवल भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, बल्कि इनके सोपोषित घुटनों से लड़ रही है, शासन प्रशासन से लड़ रही है। हमारे जो 2 कैंडिडेट, मैं नाम लेके बोल कर रहा हूँ, माननीय राकेश यादव जी, माननीय उदयवीर सिंह जी, इनको पर्चा तक दाखिल नहीं कर दिया, और हमने चुनाव आयोग में इसकी लिखित शिकायत करी है। हमारे कैंडिडेटों को प्रचार तक नहीं करने दिया, उनको शासन प्रशासन इस तरह से बर्ताव कर रहा था जैसे माफियाओं से और आतंकवादियों से करता है। और हम चुनाव माननीय नेतृत्व अखिलेश यादव जी के संघर्ष करने का कारण, और हमारी लड़ाई हमारी एक। लेकिन भुवन जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं 1-2 जगह चलिए प्रशासन शासन की तरफ से ये रोक लगाई गई या किसी भी तरीके से काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन और भी जगह थे, हर जगह यही तस्वीर रही है क्या? मैंने आपको बताया, बहुत जिम्मेदारी से कहा, पार्टी में चिंतन और मंथन हो रहा है। कुछ लोग जो पार्टी विरोधी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विषय का संज्ञान लेके उन्हें पार्टी में बाहर करने का काम करा। ये चिंतन मंथन हम करेंगे, लेकिन देश और प्रदेश को
एक गंभीर चैनल के माध्यम से आज हमने बताने की कोशिश करी कि चुनाव जो हम लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, इनके ऑपोजिट गुंडों से लड़ रहे हैं और शासन प्रशासन से लड़ रहे हैं। और ये एक इतिहास बनेगा कल को कि जैसा बीज हम बो रहे हैं कल को फसल ऐसी ही होगी। और आज इनको भी चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। बनारस में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इनकी पार्टी तीसरे स्थान पर चली, बिल्कुल आवश्यकता है, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव के जो परिणाम है उनको लेकर समीक्षा करने की जरूरत है और सब कुछ संभालने की जरूरत है। एक बदलाव की जरूरत नजर आ रही है। आपके पास मैं लौटूंगी, राघवेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी, बीजेपी प्रवक्ता राघवेंद्र जी। आपने फिलहाल सपा प्रवक्ता की बात सुनी ही होगी वाराणसी को लेकर जो उन्होंने अपना पक्ष रखा है और फिलहाल जो आरोप लगाए हैं या फिर उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए ये बात कही है कि उन्हें प्रचार का मौका ही नहीं दिया गया है, क्या कहिएगा? हाँ, कुछ तो कहेंगे भाई कि भुवन जोशी हमारे मित्र हैं, अब इसके अलावा क्या कह सकते हैं? खुश रहने के लिए ख्याल अच्छा है। अब ये बनारस की बात करे चाहे कोई बात करे, ये बात सही है। 4 दशकों बाद इतिहास रचा गया है। अभी 2 महीने पहले 3 दशकों का इतिहास रचा गया था विधानसभा में। अब ये वो जनता नहीं रही है, सोशल मीडिया की जनता हो गई है। उसे पल पल की खबर रहती है और वो आज की तारीख की बात पहले होता था आदमी भूल जाता था। अखबार आया करते थे, सोशल मीडिया पिछले गड़े मुर्दे भी उखाड़ने में कोई गुरेज नहीं करता है। तभी ये इस प्रकार के जो क्षेत्रीय दल हैं, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उनकी ये दुर्गति हो रही है। हम लोगों ने ये भूल नहीं दिया किस प्रकार इन लोगों ने 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश की दुर्गति की थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में सरकार रही। ये कहे कि 90% कार्यकाल इन्हीं लोगों के समय में रहा, मात्र 10% हमें मिला, 10% से भी कम मिला होगा। इन लोगों ने किस तरीके से सरकार चलाई उसका एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। अभी तक 2017 तक मात्र उत्तर प्रदेश में 17 सरकारी मेडिकल कॉलेज से आबादी 23 करोड़। कल्पना करिए, हम लोगों ने आते ही सबसे पहले स्वास्थ्य महकमे में काम करना प्रारंभ किया। 69 मेडिकल कॉलेज, जिससे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी है, सरकारी मेडिकल कॉलेज भी, सरकारी मेडिकल कॉलेज 33 नए बनवाने के काम किए और उस क्षेत्र में बहुत काम किया। इस तरीके से विकास के नए मॉडल पेश किए, सुशासन के नए नए मॉडल पेश किए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2017 से लेकर 2023 तक काम किया, उसके आधार पर हम लोगों ने विधानसभा में भी वोट मांगा था, उसी आधार पर विधान परिषद में भी वोट मांगा है कोमल जी। और जनता से कहा है आप अपनी अंतरात्मा से वोट करिए। आप ये अगर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बेहतर है, समाजवादी पार्टी की सरकार में बेहतर काम होता रहा है, तो आप उन्हें वोट दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा हो तो उसको वोट दीजिए। खुला वोट हम लोगों ने मांगा था, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने हम लोगों के गले में जीत की माला पहनाई और समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी दुर्गति होगी। लेकिन यहाँ काशी को लेकर ये सवाल तो जायज है ये सवाल राघवेंद्र जी, काशी को लेकर कि बनारस में ऐसा क्या कम रह गया, क्या कमी रह गई? नहीं कोमल जी, बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं कुछ चूक रह गई है, इसका जो है हम लोग विश्लेषण करेंगे, जो चूक रह गई है उनको दूर किया जाए। चलिए, हमारे राजनीतिक विश्लेषक रुद्र विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहूंगी। रुद्र विक्रम जी, किस तरह से लेते हैं इस समीकरण को, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार, विधान परिषद में सुपड़ा साफ सपा का, और अब अगर हम बात करें एक बदलाव की, कहीं ना कहीं वो जरूरत लग रही है। जैसे कि भुवन जी कह रहे हैं हम चिंतन करेंगे, समीक्षा करेंगे, लेकिन विधान परिषद में इतना बड़ा बदलाव, और अगर हम 1982 के बाद देखें तो ये रिकॉर्ड तोड़ जीत भगवा लहराकर बीजेपी ने हासिल किया। फिलहाल सपा के लिए किस तरह से देखते हैं, क्या समीकरण कह रहा है? देखिए, चिंतन, मनन और कार्यान्वयन, इन तीनों की जरूरत है समाजवादी पार्टी को। 1 महीना चुनाव, मेरे ख्याल से विधानसभा का चुनाव रिजल्ट आ गए, मुझे नहीं लगता कि ना ही चिंतन हुआ है, ना मनन हुआ है, ना उसके ऊपर कोई कार्यान्वयन इन लोगों का कोई हुआ। तो 1 महीने में आप देख सकती हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो एक चुनाव खत्म होता है और प्रधानमंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो गुजरात चुनाव के लिए लग जाते हैं। दूसरी तरफ जो एक समाजवादी पार्टी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक राज्य है, जिसमें उनको वहां पे काम करना है, वहां पे लोगों को तक पहुंचना है, वो कितना 1 महीने में इन लोगों को स्वयं पता होगा कि कितना ये लोग पहुंचे, कितना नहीं पहुंचे। तो अगर अभी भी, और ये दूसरा परिणाम और आ गया जिसमें कि 0 का खाता खुला है, तो अगर अब भी ये नहीं सुधरते हैं, अब भी ये चिंतन मनन वाकई में नहीं करते हैं, तो फिर जनता तो चिंतन मनन इनके लिए कर ही रही है। दूसरी बात, जो मैं अभी एक बड़े इंपॉर्टेंट विषय पे मैं आऊंगा, जो बनारस की सीट की बात हो रही थी और जो 3 निर्दलीय जीते हैं, या 2 निर्दलीय और 1 राजा भैया की पार्टी के जीते हैं।
देखिए बनारस की सीट हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये नहीं कहेंगे कि हम जीते हैं या हम हारे हैं, लेकिन अब वहाँ जो जीती हैं वो सबको पता है कि वो उन पे किनका वरदहस्त है। और दूसरा जो एक और यशवंत सिंह के पुत्र जीते हैं वो भी उन्होंने भी महाराज जी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए सीट खाली करी थी अपनी। तो मैं तो ये अगर इसको दूसरे तरफ से देखिए तो मुझे लगता है कि 36 में से जो 36 सीटें लगभग इन्हीं की हैं। और राजा भैया भी हमेशा योगी जी का हमेशा गुणगान करते हैं, योगी जी के हमेशा आशीर्वाद से ही मुझे लगता है कि ये एक सीट आई है। तो ये आप कह सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की और साथ में योगी आदित्यनाथ की भी ये जीत है और 100% वाली जीत है। साथ ही हम ये भी देखेंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी को लेकर अगर बात करें, अन्य पार्टी की तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि बीजेपी और सपा की जो टक्कर की लड़ाई देखी जा रही थी, यहाँ कहीं ना कहीं एक तरफा जंग अब नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह के परिणाम रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जनता अपना पहले ही मूड बना चुकी थी। अब अगर हम सपा को देखें, क्योंकि पार्टी में आपसी कलह हो या फिर भी असर रहा है, ये मान सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या था कि थोड़ी सी स्थिति डामाडोल थी, थोड़ी सी स्थिति जो मीडिया जगत के लोग थे उन्हें भी थोड़ी समझ में नहीं आ रही थी, लोगों को भी थोड़ा कसमकस की स्थिति थी कि आखिर क्या चल रहा है। कई चरण, 4-5 चरण तक, या मैं कहूं कि अंतिम चरण तक स्थिति ये क्लियर नहीं हो पा रही थी कि वाकई में जीत कौन रहा है। तो हमेशा आप जब चुनाव में देखेंगे कि 4 से 5% का जो वोटर होता है हमेशा शिफ्टिंग वोटर होता है, वो कभी इधर करता है वोट, कभी उधर करता है वोट। उसमें से 2-3% वोटर ऐसा होता है, वो ऐसा होता है कि जो उसको लगता है अगर समाजवादी पार्टी जीत रही तो उसको जिता देता है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी तो उसको जिता देता है। तो वो वाला जो इस बार जब लोगों ने देखा कि प्रचंड बहुमत से फिर से सरकार बनी है, तो जो वो शिफ्टिंग वोटर था या फिर जो लोगों के दिमाग में कसमकस होती है या जो ऊहापोह की स्थिति होती है, वो स्थिति इस समय बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि उनको पता है कि अगले कम से कम 5 साल तक योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में रहेगी। तो वो ऊहापोह वाली स्थिति यहाँ नहीं थी, इसलिए क्लियर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और दूसरा मैंने जैसा कहा कि जो 1 महीने भी बहुत समय होता है राजनीति में, क्योंकि उन्होंने 3 महीने पहले चुनाव लड़ना शुरू किया था समाजवादी पार्टी ने विधानसभा का चुनाव, और इतने में इनको ठीक ठाक सीटें आ गई थी। तो 1 महीने में जो इन्होंने मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इन्होंने किया है इस 1 महीने में, या अपना ठीक तरीके से मूल्यांकन भी इन्होंने नहीं किया कि हाँ हमारी गलती कहाँ थी, हमको कहाँ सुधार की जरूरत है। तो ये एक उसका भी परिणाम हम बैक बेंचर वाली स्थिति कही जा सकती है कि जो परिणाम रहे उससे कुछ सीखा नहीं, 1 दिन में रिजल्ट लाने की कोशिश की गई है। अब बैक बेंचर कह लीजिए आप इसको, या कह लीजिए कि क्लास से बाहर ही निकाल दिया गया है। तो अब स्थिति तो ये आ गई है कि अब कक्षा में बैठने की इनकी अनुमति शायद कुछ दिनों बाद जनता ना दे। बिल्कुल, क्योंकि अन्य पार्टियों की बात करें, चाहे वो बसपा हो या कांग्रेस हो, हाल कुछ बुरा ही हो चुका है उन पार्टीज का। जहां सपा को देखकर कहा जा रहा था कि सपा कड़ी टक्कर देख रही है, लेकिन दे रही है। और ऐसे में अब हम बात करें विधान परिषद के चुनाव, तो ये रिजल्ट्स साफ कह रहे हैं कि जनता किस तरह से अपना मूड बनाए हुई है। लौटूंगी आपके पास, प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगी। आपने हमारे दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना होगा, राजनीतिक विश्लेषक को सुना होगा, आपका समीकरण क्या कह रहा है? जी देखिए, ठीक ही कहा। अभी जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ये बात कही कि वहाँ हमारे लोगों को प्रशासन ने, शासन ने हस्तक्षेप किया, तो ये तो सत्तारूढ़ दल का चुनाव होता है। और वो ऐसा नहीं है कि पहले भी ये चीजें होती रही हैं, कोई ऐसा नहीं कि पहली बार कोई चीज हो। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता में जो भी पार्टी रहती है उसका एक एडवांटेज पोजीशन तो रहता ही रहता है, ये कड़वा सच है। तो इस बात को कह के जब समाजवादी पार्टी थी तो उसका अपना एक प्रभाव था, तो उसका लाभ मिलता रहता है। तो ये बात नहीं है। अभी जो सिंह साहब ने बात कही, वो बात ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगती है कि समाजवादी पार्टी को अब चिंतन करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है। देखिए, 2-3 चीजें जो मैंने पहले भी कहा, एक तो अब इस प्रदेश में मुझे लगता है कि जातिगत राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, अब इस पर जो है वो राजनीति करके सत्ता में अब नहीं आया जा सकता। बिल्कुल, एक बात तो लगभग तय है कि अब आपको विकास की राजनीति करनी ही पड़ेगी और जात की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। अब जो सही है उसको सही और गलत है उसको गलत कहना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो अब जनता भी जागरूक हो गई है
और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा एक नैरेटिव बना दिया है कि अगर आप कहीं कोई गलत लोगों का साथ देंगे या गलत करेंगे तो फिर उसके सामने एक लकीर बड़ी खिंच जाएगी। तो अब सभी राजनीतिक दलों को, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो या बसपा हो, सभी राजनीतिक दलों को इस पर अपनी जो पिछले 3 दशक की जो राजनीति रही है जाति की और तुष्टीकरण की, उस राजनीति से तौबा करनी पड़ेगी। और अगर ये इस राजनीति के ढर्रे पे ही अगर आगे बढ़ते रहे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से चुनौती बहुत दूर की बात हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि हम कांग्रेस का हाल देख ही रहे हैं, कितना लंबा वक्त हो गया है यूपी में अपने वोट्स तक नहीं बढ़ा पाए, और बसपा का हाल देख रहे हैं जो अच्छी स्थिति होती थी उससे कहीं ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। अब सपा की स्थिति हम देखें तो लगातार अपना परिवार ही नहीं संभाला जा रहा। अब इलेक्शंस को देखकर भी कुछ समझ में आ रहा है कि अंदरूनी कलह बाहर निकल रहा है। फिलहाल भुवन जी आपके पास आऊंगी। आपने कहा शासन प्रशासन की वजह से प्रचार में कमी आई, विधान परिषद के चुनावों को लेकर आपने कई बातें कही, और ये भी बनारस की सीट को लेकर तो हम बात कर ही रहे हैं, ये तो एक बड़ा सवाल है ही, लेकिन सपा के सामने बहुत सारी चुनौतियां आ चुकी हैं। भविष्य में किस तरह से संभालिएगा? देखिए, मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी के 3 ही विजन पे काम करते हैं। पहला, उनको चिंता है 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए वो काम करते हैं। दूसरा, वो समाजवादी आंदोलन के लिए काम करते हैं। तीसरा, वो हम जैसे जो करोड़ों कार्यकर्ता उनके लिए काम करता है। पार्टी चिंतन मंथन करके एक नए दौर में आएगी। जो कुछ लोगों ने, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया था, उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम समाजवादी पार्टी ने करा है। ये आपके चैनल में, अन्य चैनलों में भी बात आई है। तो इस तरह का विषय चल रहा है, और धीरे धीरे आप ये लगा लीजिए। और ये चुनाव में हमारी लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं शेष हुई। भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई तो अलग है, लेकिन हमें लड़ना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के पोषित गुंडों से, शासन प्रशासन से। एक कुल मिलाकर इतनी बड़े ताकत या एक वातावरण जो इन्होंने तैयार कर लिया है, उसकी वजह से हमारी हार हुई है। और पार्टी चिंतन और मंथन करके लगातार बढ़ेगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव जरूर जीत गई है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इससे लोकतंत्र और उत्तर प्रदेश कमजोर होने का काम करा है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको चुनाव लड़ने का अपने फाइट करने का अधिकार है। लेकिन ये जब ये अधिकार का हनन होने लगता है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। और उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी तो निश्चित तौर पे मेरे को लगता है वो संवैधानिक संस्थाओं पर भी सीधा हमला है। वो लगातार इनकी जीत में भी वो खुशी नहीं है। जब प्रधानमंत्री रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे आज की जीत का, तो किस मुंह से इनके मुख्यमंत्री जाएंगे कि आपकी संसदीय क्षेत्र में हम तीसरे नंबर पर आ गए। चिंतन और मंथन हम तो करेंगे ही करेंगे, हम तो विपक्ष की है। लेकिन आज कहीं ना कहीं तो ये जिस तरह की भावना ये उत्तर प्रदेश में फैलाने का काम कर रहे हैं, उसका असर इनको दिखाई दे रहा है। आज ये तीसरे नंबर पर बनारस में सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाले, इंडिया की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाले, और देश के प्रधानमंत्री अपने आप को पूरे देश का सबसे बड़ा नेता ही मानते, एक वैश्विक लीडर मानते हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में ये हो गया, ये कोई साधारण बात नहीं है। इस बात को इतने हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे नंबर पर पार्टी चली गई है, तो ये चिंतन मनन इनको भी करना पड़ेगा। हम तो करेंगे ही करेंगे। अब तो लगातार मंथन कर रहे हैं, और हमें लड़ाई चाहे इनके माफियाओं से, जेल माफियाओं से अगर इन्होंने चुनाव लड़ा है बनारस में, तो उस जेल माफिया से हमने भी चुनाव लड़ा है। अगर ब्रजेश सिंह से चुनाव लड़ा, मैं नाम लेके बोलता हूँ, हम समाजवादी लोग हैं। ब्रजेश सिंह से अगर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है तो समाजवादी पार्टी ने भी लड़ा है। तो ये माफियाओं से लड़ने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये विषय इनके लिए जो बहुत चिंतन का विषय है, हमारे लिए भी विषय है। क्योंकि सरकार कैसी सरकार चल रही है कि माफिया की हिम्मत कैसे हो गई कि वो देश के चुनाव को प्रभावित करते। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं कह रहा है, इनका कैंडिडेट चैनल में मेरे सामने, इनके कैंडिडेट ने पूरे देश के सामने कहा है कि माफिया ने मेरे चुनाव को प्रभावित कर दिया। तो ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी प्रश्न है मेरा। चलिए, ये इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे, और इस पर भी बात करेंगे कि जिस तरह से अन्य पार्टी को सुझाव दिया जा रहा है, 1 महीना निकला विधानसभा चुनाव का और इस बीच भी कोई होमवर्क नहीं किया गया, इस पर भी बात करेंगे। विक्रम जी, मेरा सवाल आपसे ही रहेगा, भविष्य में क्या लग रहा है आपको? क्योंकि इस तरह से कांग्रेस को लेकर अगर हम बात करें तो अपनी खोई हुई जमीन पाने की कोशिश तो की गई, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। बसपा जहां थी वहां से कहीं ज्यादा नीचे, और सपा को लेकर ये कहा जा रहा था कि अगर कोई टक्कर दे सकता है बीजेपी को तो वो है समाजवादी पार्टी, लेकिन अब वो भी मुश्किल होता नजर आ रहा है। अगर भविष्य की बात करें, क्या लगता है, किस तरह से आप तस्वीरें देखते हैं?
देखिए, अगर आज के परिदृश्य में जो अगर चुनाव लड़ना है या किसी पार्टी को अस्तित्व में रहना है तो उनको अगर 5 वर्ष जनता देती है तो 5 वर्ष जो है जनता के बीच रहना होगा। वो पार्ट टाइम वाली राजनीति अब खत्म हो गई है, चाहे वो कांग्रेस के लिए हो चाहे समाजवादी पार्टी के लिए हो, और वो जनता के बीच जनता के साथ रहना होगा, ना कि ट्विटर और फेसबुक पे। क्योंकि और समाजवादी पार्टी के लिए विशेषकर जो समाजवादी पार्टी का जो माना जाता था कि ये सड़क वाली पार्टी है। जब मुलायम सिंह के ज़माने में आप देखिए कि वो हमेशा सड़क वाली पार्टी कही जाती थी कि सड़क पे लोग संघर्ष करते थे। लेकिन जब से अखिलेश यादव जी आए हैं वो उनका जो ज़्यादातर समय ट्विटर पे और उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो पुराने कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी के उनकी कोई पूछ ही नहीं है, तो पुराने जितने भी कार्यकर्ता हैं वो तो ऑलरेडी आउट हो गए हैं। तो एक अगर समाजवादी पार्टी को वाकई में अस्तित्व में लौटना है और फिर से वो परचम लहराना है जो एक टाइम मुलायम सिंह जी के ज़माने पे लहरता था, तो उनको जो उनका अस्तित्व है, जो उनका जिनके लिए वो पार्टी जानी जाती थी, वो उसमें आना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो एक जाति विशेष का जो ठप्पा लग गया है उन पर कि एक जाति विशेष की पार्टी है, उस ठप्पे को भी हटाना पड़ेगा। हालांकि अखिलेश यादव ने इसके लिए मैं इसके लिए अखिलेश जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कोशिश बहुत करी, लेकिन वो ठप्पा अभी तक हट नहीं पाया है। तो एक दो चीजें उनको बहुत जरूरी करनी पड़ेगी, वो ठप्पा हटाना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए आप सबसे बड़ा जो इनका ड्रॉबैक है कि उनके पास कोई नेतृत्व नहीं है, ना उत्तर प्रदेश में नेतृत्व है, ना शीर्ष नेतृत्व का ही एक जो एक जलवा होता था वो खत्म है। तो अगर उत्तर प्रदेश में भी इनको करना है तो एक कम से कम एक नेतृत्व इनको देना पड़ेगा, जिस नेतृत्व के सहारे कम से कम इनका जो कैडर है, जो जिले की कार्य समितियां हैं, ब्लॉक की कार्य समितियां, वो सब कम से कम एक रिवाइव कर ली जा सके। इन्होंने पूरा चुनाव लड़ लिया उत्तर प्रदेश का, लेकिन अभी भी इनके जिले की कमेटियां और ब्लॉक की कमेटियां नहीं है इनके पास। तो कम से कम उनको रिवाइव करें, जिससे कि जो इनके, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस कार्यकर्ता अभी भी है हर जगह है, लेकिन उनको एक रिवाइव करने की जरूरत है। उनको फिर से एक मूल धारा में लेके आने की जरूरत है, खोई हुई ताकत याद दिलाने की जरूरत जी। है। चलिए प्रमोद जी, आपके पास आऊंगी। हम लगातार पत्रकारिता को लेकर जब बात करते हैं तो ऐसे में सवाल ये आता है कि राजनीति को कितने अच्छे से समझते हैं। रुद्र विक्रम जी ने ये समीकरण समझाया, लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि कांग्रेस के जो हाल हुए, अब अगर हम सपा को लेकर बात कर रहे हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के वक्त की बात करें और आज के अखिलेश यादव जी के वक्त की बात करें, कितना बदलाव देखते हैं? क्योंकि हम उस वक्त की बात करते हैं, जनता बहुत ज्यादा भरोसा करती थी। आज अगर हम देखें तो इतनी बुरी हार, किस तरह से बदलाव को देख रहे हैं? नहीं, देखिए ये बदलाव तो देखिए मुलायम सिंह जी और अखिलेश में के दौर की राजनीति में भी बदलाव आया है, और उनके मुलायम सिंह और अखिलेश के स्वभाव, कार्यशैली और पद्धति में भी बदलाव है। तो उसको आप समय अनुकूल कह सकते हैं, या जिस हिसाब से बदलाव होते रहते हैं हर चीज में, तो राजनीति में भी बदलाव किया। देखिए, ये बात सच है कि अब जनता के सरोकारों से आप जुड़े रहेंगे तब तो आप राजनीति को, अपनी राजनीति को या अपने दल की राजनीति को आप आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन अगर आप घर बैठ के अगर राजनीति करना चाहेंगे, मुझे लगता है कि अब घर बैठ के राजनीति नहीं की जा सकती है। ये पिछले 2 चुनाव में अगर आप 16 का देख लें और इसके बाद 22 का चुनाव देख लें, इन 2 चुनाव ने, और तीसरा अगर आप ये देख लें विधान परिषद के चुनाव को, तो इन 3 चुनाव को अगर देख लें तो इस 3 चुनाव में चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या बसपा हो, ये कितने निकले हैं। मतलब विधान परिषद की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें मुलायम सिंह जी, मुझे याद है कि चाहे वो छोटा सा चुनाव हो और चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, वो उस चुनाव को उसी शिद्दत से लेते थे और उसके सारे समीकरण बैठाते थे, खुद उसको देखते थे और खुद लोगों से बात करते थे। और ये बात भी सच है कि मुलायम सिंह जनता की समस्याएं हूँ, विपक्ष में भी रहे, सत्ता पक्ष में भी रहे, तो जब विपक्ष में रहे तो वो पूरी तरीके से जन सरोकारों के मुद्दों को लेके वो, उनकी पार्टी, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता सड़कों पर रहे। लेकिन इधर समाजवादी पार्टी सड़कों पर नहीं दिखाई दी। तो अब अगर राजनीति करनी है तो आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनका पुरजोर विरोध करना पड़ेगा, जनता के जो समस्याएं हैं। अब आप ये देख लीजिए, महंगाई इस समय कितनी चरम पर है। फॉर एग्जाम्पल,
आप बताइए कौन सा राजनीतिक दल जो है सड़कों पर लेके किसने आंदोलन किया, कौन सा बाहर आया, कौन से धरने प्रदर्शन पर बैठा, किसी ने कुछ नहीं। हाँ, खाली बयान तो आते रहे। तो अब बयानों से राजनीति अगर करेंगे तो नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव समाप्त होने के बाद वो 22 का चुनाव खत्म हुआ और वो 27 के चुनाव की तैयारी में जुट जाती है और 24 के लोकसभा के लिए जुट जाती है। तो इसलिए अब आपको राजनीति को उतने हल्के ढंग से आपको नहीं लेना पड़ेगा। कहा जा सकता है कि ये पार्टी सबसे हाँ, मेरा एक और सवाल, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन एक और सवाल, क्या ऐसा लग रहा है कि फॉर ग्रांटेड हर चीज को लिया जा रहा है? निश्चित रूप से कोमल जी, ये उसी का परिणाम है। मतलब जो ये खाली अब ये सोच के कि समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में रही है, बसपा 4 बार रही है, कांग्रेस ने लंबा शासन किया है, अगर इस परिकल्पना में चल के अगर आप राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर आपकी पार्टी की दुर्गति और राजनीति की दुर्गति, आपकी दलीय राजनीति की दुर्गति होना निश्चित है, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। आप मुलायम जी ने जमीन खाली कर, उसके लिए गर्मी चल रही है, उसमें फिर ट्यूबवेल चलाना पड़ेगा। अगर ट्यूबवेल नहीं चलाएंगे तो फिर फसल सूख जाएगी। तो ये रखा। दूसरी कोमल जी एक और मतलब जहां तक मैं समझता हूँ, एक पत्रकार के नाते एक मेरा मुझे एक चिंता का विषय ये जरूर नजर आता है कि जिस ढंग से विपक्ष राजनीति कर रहा है, अगर यही दौर चलता रहा तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र कमजोर होगा। अगर सत्ता पक्ष अगर 36 में से 33 ले आएगी तो उसकी अपनी मोनोपोली हो जाएगी, उसकी अब उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं रहेगा और लोकतंत्र के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और विपक्ष अपनी ताकत कमजोरी होता चला जा रहा है, या तो ताकत भूल चुका है या वाकई में कमजोर हो चुका है। क्योंकि आज के वक्त में अगर हम देखें, विपक्ष में जितने भी दल हैं ये सब उस तरीके से कुछ कर ही नहीं रहे जिस तरीके से अगर जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी वो करती थी। नहीं, मुलायम सिंह जी ने भी ऐसा नहीं है। और अगर इधर देखें, एक बात और, हालांकि लोगों को शायद ये ग्राह्य नहीं हो, लेकिन इस दौरान कांग्रेस ने पिछले साल भर जो है वो धरने प्रदर्शन सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किए, न बसपा ने किए न सपा ने किए। लेकिन वो अलग है कि उसका यहाँ संगठन नहीं है, उसके पास कोई प्रदेश का कोई नेता ऐसा नेतृत्व करने वाला नहीं है, ये उसके कमजोर पक्ष हैं। लेकिन आंदोलन, प्रदर्शन, गिरफ्तारियां पूरे प्रदेश में कई में कांग्रेस ने बेहतर जन सरोकारों को उठाया। लेकिन बाकी दल जो हैं वो शायद इस भ्रम में रहे कि हम तो बगैर धरने प्रदर्शन के, बगैर जन सरोकारों को उठाए हुए हम चुनाव जीत जाएंगे। तो अब जातिगत समीकरण और तुष्टीकरण, जो मैंने कहा, ये दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दो समीकरणों पर पिछले 30 साल से सत्ता में लोग आते रहे, राजनीतिक दल आते रहे, इन दो आधारों पर। अब वो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी ने और वो चीज बदल दी है कि अब आप इस आधार पर अगर ये सोच रहे हैं कि हम जातिगत समीकरणों पर आ जाएंगे या तुष्टीकरण की राजनीति पर आ जाएंगे, मैं समझता हूं कि अब ये भारी भूल होगी। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए। भुवन जी, आपके पास आना चाहूंगी। विपक्ष क्या वाकई में कमजोर हो चुका है? क्या अपनी ताकत भूल चुका है? क्यों इतना फॉर ग्रांटेड हर चीज ली जा रही है? विपक्ष तो इस बार 2022 के चुनाव का एज ए राजनीति आप इस दृष्टि से नहीं लेता कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता की हैसियत से नहीं बोल रहा, मैं एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी भी हूँ और मेरा सामाजिक और अनुभव 27 साल का है। मैं 27 साल से राजनीतिक और सामाजिक जीवन में बोलता हूँ। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर हम समझेंगे तो 2 पोल पॉलिटिक्स हो गया है। अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम कर सकता है तो केवल समाजवादी पार्टी कम सकती है, और अगर समाजवादी पार्टी सीटें कम सकती है तो हरा भी सकती है। देखिए, ये चुनाव जैसा कि सभी लोगों की राय थी यहाँ पर, जितने आपके विश्लेषक है या अन्य टीम है, ये सत्ताधारी पक्ष का चुनाव होता है। इसके अलावा जब हम विधानसभा चुनाव की बात आते हैं तो हमारी 2.5 गुना सीटें भी बढ़ गई है, 1.5 गुना वोट परसेंट बढ़ गया और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2 पोल पॉलिटिक्स हो गया। अगर एक पोल में केवल भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरे पोल में
समाजवादी पार्टी है। और इस बात से मेरे ख्याल से पूरा पैनल इस बात को मानेगा कि आज और रही बात, मुझे अभी आपके जो विश्लेषक साहब कह रहे हैं कि मुझे 90% बातें ठीक लगी, लेकिन एक बात बिल्कुल दम रही है कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि टू पोल पॉलिटिक्स यहाँ का हो गया है। या तो समावेश कोई भारतीय जनता पार्टी में कर सकती है राजनीतिक दल, या समाजवादी पार्टी में। ये मेरा ईमानदारी का विश्लेषण। चलिए, निश्चित तौर पे हमारी पार्टी आत्मचिंतन और आत्ममंथन के दौर से कर रही है, और निश्चित तौर पे हमारे पास एक ऐसा लीडरशिप है, डायनेमिक लीडरशिप माननीय अखिलेश यादव जी की है, जो सबकी बात को सुनते हैं और काम 24 घंटे काम करने का काम करते हैं। तो ऐसे नेता के नेतृत्व में निश्चित तौर पे इस बार सीटें कम हुई है, और ये चुनाव को तो जब प्रभावित होता ही है, सभी ने कहा जैसा कि निश्चित तौर पे जब 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा तो आपको परिणाम ऐतिहासिक मिलेगा, क्योंकि ऐसा लीडर जिसके पास विकास की सोच है, जो लगातार अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, ऐसे नेता के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ने का काम करेगी। चलिए राघवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे, विपक्ष से उनका कर्तव्य यानी कि विपक्ष होने का जो धर्म कर्म निभाया जाता है, क्या लगता है आपको? आप तो सत्ता में हैं, बीजेपी सत्ता में है, क्या लगता है पूरी तरह से फर्ज निभाया जा रहा है एक विपक्ष होने के नाते? तोमर जी, मैं व्यवहारिक बात बता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये लोग अपनी कमी मानने को तैयार नहीं है। एक देहाती कहावत है, पंचायत रात भर होगी, खूंटा वहीं गड़ेगा। ये लोग समीक्षा भी करते हैं, सिंहावलोकन भी करते हैं, अंतरात्मा से बात भी करते हैं, लेकिन अपना नेतृत्व बदलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की जो दुर्गति हुई, क्यों हुई, ये भी कोमल जी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी की क्यों दुर्गति हुई, ये भी अच्छी तरीके से जानती हैं। और समाजवादी पार्टी की भी यही हुई। माननीय मुलायम सिंह यादव एक नेता थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी खड़ी की, उनके मन में दर्द था, उन्होंने समाजवादी पार्टी की ये शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचाई। अखिलेश यादव ने क्या किया, विरासत में इनको कुर्सी मिल गई, 4 साल सरकार चलाई, उसके बाद परफॉर्मेंस में रिजल्ट देने का नंबर आया, क्या हुआ, क्या गति की इन लोगों ने। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग? शिवपाल यादव का विधानसभा के सदस्य नहीं थे, विधान परिषद की बैठक उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था, कितनी छोटी छोटी हरकतें करते। तो सामान्य सी बातें हैं। ये लोग आपस में लड़ने से, अगर कोई हरिश्चंद्र नाम रख लेने से सत्यवादी हो जाए तो सब हो जाते हैं। ये लोग समाजवादी नाम के बिल्कुल बेवकूफ बनाने के लिए काम करते हैं। चाहे बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी, में दोनों को तोड़ रहा हूँ। क्या समाजवादी पार्टी अपने नाम का अनुसार काम करती है? उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती थी, अगर समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार आई तो ये लोग उसी कुछ एक परिवार को महत्व देंगे, कुछ एक समाज के वर्ग को महत्व देंगे। मुख्तार अंसारी अतीक अफजल चले गए, अपने अपराधी फिर हेलीकॉप्टर में घुमा करेंगे। सुधर जाइए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस तरीके नेता। अब जनता वो उत्तर प्रदेश की जनता नहीं रही है, वो लोग अच्छे तरीके से जानती है आप लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। कम से कम अब विधान परिषद चुनाव में इतनी कड़ी आप लोग की हार हुई है, इससे सुधर जाइए। आप लोग विपक्ष की भूमिका का ईमानदारी से काम करिए। भारतीय जनता पार्टी अगर स्वस्थ विपक्ष की भूमिका निभाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, अगर आप लोग अभी भी नहीं सुधरे तो इससे भी बड़ी दुर्गति होने जा रही है। चलिए प्रमोद जी, आपके पास आऊंगी। दुर्गति और गति को लेकर तो बात करेंगे, लेकिन अगर हम दलों को लेकर बात कर लें, क्योंकि हर दल की बात करेंगे, क्या स्थिति है, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, रणनीति को लेकर बात करें, क्या लग रहा है आपकी जो रणनीति पर काम कर रहे हैं ये सभी दल, इनमें कुछ अपडेशन की जरूरत है, अपडेट की जरूरत है? नहीं कोमल जी, निश्चित रूप से और ज्यादा बदलाव की जरूरत है। मतलब जनता से सीधा जुड़ना पड़ेगा राजनीतिक दलों को, वो चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो या बसपा हो। इन लोगों को जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जन सरोकारों को सुनना पड़ेगा, जन सरोकारों के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। ये खाली अब बैठ के या एसी की पॉलिटिक्स जो है, एसी डाइनिंग रूम पॉलिटिक्स से अब भला होने वाला नहीं है। अब आपको संघर्ष की राजनीति फिर करनी पड़ेगी। मुलायम सिंह ने बड़े संघर्ष की राजनीति की है, मैंने नजदीक से देखा भी है मैंने। तो वो अब जी बोलिए। अब आपको सारे राजनीतिक दलों को बदलाव करना पड़ेगा, अपने सोच में, अपनी नीतियों में, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद रखना पड़ेगा। आज स्थिति यह है राजनीतिक दलों में कि कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से आते हैं, उनसे मुलाकात नेता की नहीं होती है। हाँ। और उसके बाद वो एक अनिच्छा से या वो सार्वजनिक रूप से नहीं बोलता है, लेकिन मन से नाराजगी व्यक्त करते हुए चला जाता है। हाँ।
तो उसका इम्पैक्ट तो आपकी पार्टी पर ही पड़ेगा, वो चाहे कोई राजनीतिक दल हो। तो अब आपको कार्यकर्ताओं को भी महत्व देना पड़ेगा और जनता की समस्याओं को भी लेके सड़क पर उतरना पड़ेगा। ये व्यापक बदलाव करने पड़ेंगे, वरना भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग की बिसातें बिछा दी हैं, या भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नैरेटिव सेट कर दिया है, उस नैरेटिव को तोड़ना बहुत आसान काम नहीं है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इलेक्शन के वक्त में भी देखा गया, विधानसभा चुनावों में भी देखा गया कि 3 महीने पहले से एक्टिव होना और उससे पहले कुछ ना करना और अपने कार्यकर्ताओं को उतनी वरीयता ना देना, ये कहीं ना कहीं असर करता है। विधान परिषद के चुनावों में जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि शासन प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिली और साथ नहीं दिया गया, ये मेरे ख्याल से एक बहाना हो गया प्रमोद जी। बिल्कुल, निश्चित रूप से कोमल जी, ये तो खाली वो हो गया कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। मतलब हम अपना तो हम कर नहीं पाए, एक भी सीट जिता नहीं पाए, अब हम प्रशासन को दोष दे रहे हैं। अरे भाई ठीक है, प्रशासन को आप तब दोष दे देते कि जब आपकी 36 में से 10 सीटें तो आ गई होती कि साहब देखिए 10 सीटें तो हमने जीत ली, लेकिन बाकी हमारी सीटें जो हैं वो सीटें प्रशासन ने नहीं जीतने दी। तो कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा इंडिकेशन है, ये खाली प्रशासन को दोष दे के आप अपने कमजोरियों को नहीं छिपा सकते हैं। बिल्कुल, वाकई में। रुद्र जी, आपके पास आऊंगी। हम शुरुआत से लेकर अब तक का वक्त देख रहे हैं। सपा से मेरा यही सवाल वैसे तो रहेगा कि विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले से ही एक्टिवनेस ज्यादा दिखी है, उसके बाद उसके पहले जो जरूरत थी, क्योंकि जमीनी स्तर पर उतरा जाता है, जनता से मिला जाता है, उनके दुख सुख से जाना जाता है कि उनको जरूरत क्या है। लेकिन रुद्र जी, मेरा सवाल इनसे पहले आप ही से ये रहेगा कि लगातार इस तरह से जब बयान दिए जाते हैं, इस तरह से कहा जाता है कि शासन प्रशासन ने मदद नहीं की, अपनी वजह कि हमारे समीकरणों में, हमारी तैयारी में क्या कमी रह गई, क्योंकि अगर हम एक्टिवनेस की बात करें, वाकई में सपा की तरफ से बहुत बड़ी कमी नजर आई है। एन मोमेंट पर आकर प्रचार प्रसार देखे गए थे। देखिए, उसमें कोई शोक सुबह नहीं है कि ये सिर्फ एक बहाने हैं। प्रमोद जी ने जैसा कहा, आपने भी कहा, मैं भी यही बात कहूंगा कि सिर्फ अगर बहाना तब नहीं माना जाता जब इसमें 36 में से इनकी चलिए 4 सीटें आ जाती, 5 आ जाती, 10 आ जाती, तब लगता कि चलिए भाई 5-7 सीटें प्रशासन ने मैनेज करा दिया और 5-7 सीटें ये लोग जीत गए हैं और बाकी बीजेपी अपने दम पे जीती है। तो ये तो सिर्फ बहाने हैं। दूसरी बात मैं उस पर आता हूँ जो अभी कार्यकर्ताओं की बात हो रही थी कि कार्यकर्ताओं के पास एक्सेस नेता का, 2 पार्टियां, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मैं बात बताता हूं कि आज ये जो प्रोफेसर साहब बैठे हुए इनको भी पता होगा कि अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अखिलेश जी से मिलना चाहे तो क्या यह संभव है और कितने दिन में संभव है, ये इनको खुद पता होगा। ये चाहे तो बता भी सकते हैं कि अगर एक कार्यकर्ता चाहे कि मुझे अखिलेश जी से मिलना है, अखिलेश जी का आशीर्वाद लेना है, तो ये कितने दिन में संभव होगा उसका मिलान। दूसरा कांग्रेस का मैं बताता हूं, कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे तो प्रियंका जी के एक पीए हैं, उनके भी 2-3 पीए हैं। तो ये स्थिति है कि अगर प्रियंका जी के पीए से भी अगर आपको मिलना हो तो उस पीए के अपॉइंटमेंट के लिए भी उनके 2-3 पीए हैं, उनसे फिर आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो अगर हो सकता है कि प्रियंका जी आपसे मिल भी लें, लेकिन वो जो उनके पीए साहब थे उनसे मीटिंग आपकी संभव नहीं। बहुत सारे लोग चक्कर लगाते रह गए लेकिन उनके पीए साहब से मीटिंग नहीं हो पाई। यही हाल राहुल जी के जो राजनीतिक तथाकथित राजनीतिक सलाहकार हैं उनके साथ भी यही समस्या है कि छत्तीसगढ़ के और राजस्थान के मुख्यमंत्री आते हैं, बाहर कॉरिडोर में 1-1 घंटे इंतजार करते हैं, तब जाके राहुल जी से मीटिंग संभव हो पाती है। तो ये स्थिति जो है इनको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी सबसे पहले कार्यकर्ताओं से चलती है। बिल्कुल। तीसरी बात मैं बीजेपी पे आता हूं। बीजेपी ने भी थोड़ी सी अनदेखी करी थी कार्यकर्ताओं की, जो पिछला इनको जो कार्यकाल रहा है, लेकिन ठीक सरकार बनते ही उन्होंने पहला काम जो किया, आप देखिए कि जब शपथ ग्रहण हुआ तो इन्होंने हर एक कार्यकर्ता को बकायदे एकदम चिट्ठी भेजी कि भैया आप आइए। एक उससे कार्यकर्ता को एक सम्मान महसूस होता है कि नहीं हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे राज्यपाल ने, आता है कि हम पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। हाँ जी, कि उन्होंने हमें चिट्ठी भेजा है कि नहीं हमारे, देखिए सब सारे कार्यकर्ताओं को मैंने देखा कि वो फेसबुक पे उन्होंने लगाया, सब जगह लगाया कि मुझे चिट्ठी आई है। भले से वहां पहुंचे नहीं पहुंचे, भीड़ भाड़ में क्या होता है, लेकिन एक उनको अपने सेटिस्फेक्शन लेवल उनका बढ़ता है, उनको और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मेरे लिए चिट्ठी आई है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। और एक बात और थी कि वो उस दिन पूरे उत्तर प्रदेश में सारे टोल भी फ्री थे, जो जिन गाड़ियों के पास थे। तो एक ये व्यवस्था बनाई गई थी, कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक भाजपा के पास पहुंचा था कि कार्यकर्ता नाराज हैं,
कार्यकर्ताओं की थाने वाने में सुनी नहीं जा रही थी, ये सब चीजें जो विधायकों की थाने में नहीं सुनी जा रही थी, ये सब फीडबैक को लेके भाजपा ने काम किया और इस बार इस पे कार्यान्वयन शुरू हो गया, डे 1 से शुरू हो गया था। तो ये है इन 3 पार्टियों की जो सत्ता पक्ष में वो भी फीडबैक लेके उस पे काम कर रही है, लेकिन ये फीडबैक लेके ये पता नहीं सुनते भी हैं या नहीं सुनते, या फीडबैक लेके उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। हमारे प्रवक्ताओं के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले प्रमोद जी, मेरा छोटा सवाल आपसे कि अपनी ही पार्टी पर काम करने के लिए किस तरह से जरूरी है रणनीति बनाना, क्योंकि जिस तरह से रुद्र विक्रम जी ने कहा, एकदम सही बात कही कि अपने कार्यकर्ताओं से पहले संवाद करना चाहिए, जनता तक पहुंचने से पहले कार्यकर्ताओं को तो समझा जाए कि आखिर वो किस तरह से क्या तैयार कर रहे हैं, क्या उनके मन में है। इसको लेकर आपसे भी बात करेंगे। नहीं, देखिए कोमल जी, ये बात मैंने शुरुआत में जो विक्रम जी ने कहा, मैंने भी यही बात कही कि कार्यकर्ताओं से दूरी, क्योंकि आप जो है प्रदेश के करोड़ों जनता से आप नहीं संपर्क कर सकते हैं। आपका प्रतिनिधि कर सकता है, आपका कार्यकर्ता प्रतिनिधि है, आपका नेता जिले का है वो प्रतिनिधि है। वो अब अगर वो अपने नेता से ही नहीं मिल पाएगा, और उसके लिए जब आप एरिस्टोक्रेट एक सिस्टम बना देंगे राजनीतिक दल में, तो फिर या जिस ढंग से कारपोरेट घरानों का अगर राजनीतिक दल कारपोरेट घराने के अंदाज में चलेंगे, मुझे लगता है तो फिर कम से कम इस देश की, इस भारत जैसे देश की में तो राजनीति नहीं कर पाएंगे और दिनों दिन घटते चले जाएंगे। क्योंकि जनता से और कार्यकर्ताओं से जनता की समस्याओं को उठाना, आंदोलन करना और कार्यकर्ताओं से निरंतर संवाद बने रहना, कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच संवादहीनता है, बिल्कुल वो यहाँ पड़ा रहता है, लेकिन उसको उससे कोई मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल सही कहा। मतलब मुलायम सिंह जी का ये रहा कि अगर वो किसी भी दौरे से आ रहे हैं और उनके पार्टी के कार्यालय के पास अगर उन्होंने देखा कि भीड़ खड़ी है, तो वो अपनी गाड़ी को रुकवा देते थे। वहाँ क्या बात है, भले ही उनकी मदद करें न करें, लेकिन जो बाहर का आया व्यक्ति है वो खाली उससे मिलके अपनी व्यथा को कह देने से वो हल्का हो जाता है। लौटूंगी। और फिलहाल हमारी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।